सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नोहर चैनल पर। और आज हम कक्षा 6 में विज्ञान विषय में चैप्टर नंबर 10 गति और दूरियों का मापन, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर की हेडिंग से। तो सबसे पहले इसका जो विषय है वो है गति। कि गति किसको कहेंगे? किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को उसकी गति कहते हैं। अब एक वस्तु है, ये मान लीजिए ए नाम की वस्तु है, यह यहाँ पर है और अब इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। अब ये ए नाम की वस्तु यहाँ चली गई, तो ये जो उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है उसको कहेंगे हम गति। और दूसरा शब्द है इसमें दूरी। दो स्थानों के बीच की लंबाई दूरी कहलाती है। अब ये दो स्थान हैं, एक तो स्थान है ए और दूसरा स्थान है बी। इन दो स्थानों के बीच की जो लंबाई है, इस दो स्थानों के बीच की लंबाई, इसको कहेंगे हम दूरी। तो गति और दूरियां, इनका मापन किस प्रकार से करेंगे? मापन का मतलब यहाँ पर होता है, तीसरा शब्द आ गया मापन। मापन का मतलब होगा किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की किसी ज्ञात राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। जैसे अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे, कोई मीटर है, फिट है या किलोमीटर है, तो वो हमें ज्ञात होता है कि इसकी लंबाई इतनी है और हम उस अज्ञात राशि की उससे तुलना करते हैं, वो कहलाता है मापन। तुलना करने से पता लगता है कि ये जो कपड़ा है ये 1 मीटर लंबा है या 2 मीटर लंबा है। ये तुलना करेंगे, किससे करेंगे? जो पहले से ही ज्ञात राशि है हमारे पास, मीटर का एक पैमाना है, उससे हम उसकी तुलना करते हैं। एक इसमें शब्द आएगा एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक वह पद्धति है जिसे संसार में समान रूप से उपयोग किया जाता है। तो हम इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। आप ध्यान से इस पाठ को समझना, अच्छा पाठ है और सरल भी है। तो गति और दूरियों का मापन, यातायात की कहानी से हम इसको प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो वाहन, जो साधन उपयोग करते थे, उसको कहते थे यातायात के साधन। ये उस समय उपलब्ध नहीं होते थे, इसलिए व्यक्ति मुख्य रूप से पैदल ही यात्रा करते थे और सामान को अपनी पीठ पर लेकर जाते थे। अब आप देखते हैं कि हमें यदि कोई थोड़ी दूरी पे जाना होता है और हमें यदि कोई यातायात का साधन नहीं मिलता है, जाना ज़रूरी है, तो हम अपने सामान को उठा लेंगे, अपनी पीठ पे उठा सकते हैं, सिर पर उठा सकते हैं और हम पैदल ही यात्रा करते हैं। तो प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए मुख्य रूप से पैदल यात्रा करते थे और सामान को अपनी पीठ पर लेकर जाते थे। जानवरों को पालतू बनाने के बाद मनुष्य ने जानवरों जैसे घोड़े, ऊंट और हाथियों का उपयोग यातायात के लिए करना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ वह सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए भी इन पालतू जानवरों का उपयोग करने लग गए थे। फिर पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार हो गया तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। अब इसके बाद पहिए के कारण से जानवरों से खींची जाने वाली गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करने के लिए प्रयोग में किया जाने लगा। और आज के समय में पहिए विभिन्न वाहनों जैसे मोटरसाइकिल है, साइकिल है, स्कूटर, कार, अन्य प्रकार की गाड़ियों का मूल आधार है। और जब भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, वाष्प इंजन, जो छुक छुक के नाम से जो गाड़ियाँ चलती थी, आवाज़ करती थी, आप लोगों ने तो शायद नहीं देखी होगी, पहले चलती थी। तो ये इस प्रकार की जब वाष्प इंजन का जब आविष्कार हुआ तो परिवहन के नए साधनों का विकास हुआ। अब वाष्प इंजन या भाप इंजन से चलने वाली सवारी गाड़ियों तथा माल गाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल की पटरियों का निर्माण किया जाने लगा। इसके बाद मोटर, कार, ट्रक तथा बस जैसे
स्वचालित वाहन आ गए। मोटर से चलने वाली नाव और जहाज़ों का उपयोग जल पर परिवहन के साधनों के रूप में होने लगा। फिर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ, यानी एरोप्लेन, हवाई जहाज़ का विकास हुआ, जिसमें बाद में सुधार किए गए और उन्हें यात्री और सामान को ले जाने योग्य बनाया गया। फिर विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल, एक पटरी की रेल, पराध्वनिक या सुपरसोनिक बहुत तेज़ गति से चलने वाली ये वायुयान तथा अंतरिक्ष यान 20वीं शताब्दी के कुछ विशेष आविष्कार हुए। अब हम बात करते हैं किस प्रकार से हम लंबाई मापेंगे। इसका हम एक प्रयोग करते हैं कि यह डेस्क कितना चौड़ा है। अब थोड़ा सा इसको और हम कर लेते हैं। अब देखिए यह डेस्क कितना चौड़ा है, इसको हमने देख लिया, इसको ऊपर कर देते हैं। अब नीचे एक डेस्क दिखाई दे रहा है। अब यह डेस्क कितना चौड़ा है। हमारी कक्षा में बड़े बड़े डेस्क होते हैं जिन पर दो दो विद्यार्थी बैठ सकते हैं, कई जगह और भी बड़े होते हैं, तीन तीन बैठ सकते हैं। कई बार विद्यार्थियों के बीच इस बात को लेकर कोई झगड़ा होता रहता है कि उसका दूसरा साथी अधिक भाग का उपयोग कर रहा है। एक विद्यार्थी गिल्ली और डंडे का उपयोग करके डेस्क की लंबाई मापने का प्रयास करता है, जिससे वह डेस्क के ठीक बीच में एक चिन्ह बनाकर डेस्क को दो बराबर भागों में बांटने के लिए एक रेखा खींच सके। उसे डेस्क की लंबाई दो डंडों तथा गिल्लियों की लंबाई के योग के बराबर हुई। इसके द्वारा उसने डेस्क के मध्य में एक रेखा खींचकर डेस्क को दो बराबर भागों में बांट दिया, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को एक डंडे और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर आधी डेस्क प्राप्त हो गई। अब ये देखिए यहाँ पर ये डंडा है और ये गिल्ली है। अब इसने नापा इसको डेस्क को, तो एक डंडा और एक गिल्ली, फिर दोबारा से एक गिल्ली और एक डंडा, तो इसने एक डंडा और एक गिल्ली के बराबर की लंबाई में इस डेस्क को इसने दो बराबर भागों में बांट दिया। यानी गिल्ली और डंडे की सहायता से उसने लंबाई को मापा। तो आगे हम और बढ़ते हैं। कुछ दिनों के बाद खींची की रेखा मिट जाती है और विद्यार्थी का पुराना गिल्ली डंडा भी खो जाता है। अब उसके पास गिल्ली डंडे का एक नया सेट है। डेस्क की लंबाई मापने पर उसे लगभग दो डंडों तथा एक गिल्ली की लंबाइयों के बराबर प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी डेस्क का कुछ भाग बच गया जाता है जो एक गिल्ली की लंबाई से कम है। इससे डेस्क दो बराबर भागों में विभाजित नहीं हो पाती है। अब जब उसका कुछ दिनों के बाद में रेखा मिट गई डेस्क से, उसने दोबारा मापना चाहा तो पहले वाली गिल्ली डंडा तो उसका गुम हो गया, दूसरा गिल्ली डंडा उसके पास पड़ा था। उसकी लंबाई में फ़र्क था, तो जब उसको नापा गया तो एक तो डंडा हुआ और एक गिल्ली और उसके बाद में फिर एक डंडा, इतने में डेस्क की लंबाई पूरी हो गई। फिर वह एक छोटी डोरी लेकर उस पर दो चिन्ह लगा सकते हैं। यह डोरी की एक लंबाई होगी और वे डेस्क की चौड़ाई डोरी की लंबाई के पदों में माप सकते हैं और वे इस डोरी का उपयोग डोरी की लंबाई से कम दूरियों को मापने के लिए भी कर सकते हैं। वे डोरी को मोड़कर डोरी की लंबाई का आधा, एक चौथाई और आठवां भाग कर सकते हैं। अब संभवतः दोनों विद्यार्थी डेस्क की यथार्थ लंबाई इस डोरी की सहायता से माप सकते हैं। कोई स्थान कितना दूर है यह जानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम ये अनुमान लगा सकें कि वहाँ पहुँचने के लिए हम कैसे जाएंगे। पैदल चल जाएंगे या बस से, रेलगाड़ी से, पानी के जहाज़ से, वायुयान से या कोई अंतरिक्ष यान लेना होगा। कुछ वस्तुओं की लंबाई अथवा चौड़ाई जानने की हमें आवश्यकता भी होती है। जब दर्जी आपके कपड़े सिलता है तो कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि वह कपड़ा कुर्ता सिलने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं। बढ़ई किसी या कारपेंटर किसी अलमारी की लंबाई तथा चौड़ाई इसलिए मापता है ताकि वह यह जान सके कि इस अलमारी के दरवाजे को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी, कितने बोर्ड की आवश्यकता होगी। किसी किसान को अपने खेत की लंबाई तथा चौड़ाई अथवा उसके क्षेत्रफल जानने की इसलिए आवश्यकता होती है ताकि वह यह जान सके कि उसे अपने खेत में कितने बीज बोने के लिए आवश्यकता पड़ेगी तथा उसे अपनी फसलों के लिए कितने जल की ज़रूरत होगी।
यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है, तब आप एक ऐसी सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके सिर से आपके पैर की एड़ी तक की रेखीय लंबाई के बराबर होती है। यह सभी दो स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित होता है। तो दो स्थान मेज के दो किनारों की तरह पास पास हो सकते हैं। इसके विपरीत दो स्थान जम्मू और कन्याकुमारी की तरह एक दूसरे से बहुत दूर भी हो सकते हैं। अब कुछ मापन के हम प्रैक्टिकल करते हैं। अब इसको एक समूह में किया जाना है जिसमें कई छात्र साथ भाग लेंगे। अपने पैर की लंबाई को लंबाई का एक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई मापते हैं। इन्हें मापते समय यह हो सकता है कि हमें यह पता चले कि कुछ भाग मापने से बच गया है तथा यह भाग हमारे पैर की लंबाई से छोटा है। हम पैर के भाग की लंबाई मापने के लिए किसी डोरी का उपयोग कर सकते हैं। यदि कक्षा के कमरे की लंबाई हमारे 12 पैर की लंबाई के बराबर है तो 12 एक संख्या तथा पैर की लंबाई एक मात्रक है जिसे मापन के लिए चुना गया है। अब देखिए, अब ये 3 विद्यार्थियों ने इसको मापा है, राम ने, श्याम ने और लक्ष्मण ने। जब राम ने इसको अपने पैर से मापा तो कक्षा की लंबाई आई 20 पैर और चौड़ाई आई 12 पैर। श्याम ने इसको मापा तो लंबाई आई 19 पैर और चौड़ाई 11 पैर। और जब लक्ष्मण ने इसको मापा है तो लंबाई तो 21 पैर आई और चौड़ाई आई 13 पैर। अब यह क्रियाकलाप समूह में किया जाएगा। हम में से प्रत्येक अपने बालिस्त को मानक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे में रखी मेज अथवा डेस्क की चौड़ाई माप सकते हैं। अब बालिस्त क्या होता है? अंगूठे से लेकर और जो हमारी सबसे छोटी उंगली है, इस प्रकार से हम हाथ को फैला लेते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको हम एक बालिस्त कहते हैं। कई बार इसको साधारण बोलचाल की भाषा में बिलांत भी कह देते हैं, लेकिन इसका सही जो शब्द है वो है बालिस्त। तो हम में प्रत्येक अपने बालिस्त को मानक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे में रखी मेज अथवा डेस्क की चौड़ाई माप सकते हैं। मापन के लिए हम पाते हैं कि हम अपने एक बालिस्त के बराबर लंबी डोरी तथा इस डोरी की लंबाई के अंश भागों की आवश्यकता होती है। अब इसी प्रकार से हमने मेज़ की चौड़ाई को बालिस्त में मापा और उसी प्रकार से जब कई छात्रों ने इसको अपने बालिस्त से मापा तो क्या होता है, राम ने जब उसको मापा तो इसकी बालिस्त की संख्या आई 5, श्याम के मापने पर 4 संख्या आई, लक्ष्मण से 6 आई और मोहन जब इसको मापा तो 5 बालिस्तों की संख्या आई। हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उस प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है और इस ज्ञात निश्चित राशि को हम मात्रक कहते हैं। अब किसी बात के परिणाम को दो भागों में व्यक्त किया जा सकता है, एक भाग संख्या और दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है। जैसे जब डेस्क की लंबाई को मापा गया था तो 5 उसकी संख्या आई थी और जो मात्रक था वो हमने बालिस्त लिया था, तो 5 बालिस्त, किसी और ने नापा तो 6 बालिस्त, इस प्रकार से आया। तो एक भाग इसका संख्या होता है, दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है। सारणियों में अंकित सभी मापों का अध्ययन करने पर हमें ज्ञात होता है कि प्रत्येक पैर द्वारा मापी गई कमरे की लंबाई के ये सभी माप बराबर नहीं है और सभी के द्वारा अपनी अपनी बालिस्तों से मापी गई मेज की चौड़ाई की माप भी बराबर नहीं है। यह परिणाम अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि हमारी बालिस्त लंबाई में हमारे मित्रों की बालिस्तों से बड़ी हो सकती है या छोटी हो सकती है। इसी प्रकार सभी विद्यार्थियों के पैर की लंबाइयों में भी कुछ अंतर हो सकता है। इसलिए जब हम अपने बालिस्तों या पैरों की लंबाई का उपयोग करके किए गए माप को किन्हीं अन्य व्यक्तियों को बताते हैं तो वे ये समझ नहीं पाते कि यह लंबाई वास्तव में कितनी है, क्योंकि वास्तविक लंबाई जानने के लिए बालिस्त अथवा पैर की लंबाई जानना जरूरी होता है। इसलिए हमें मापन के लिए कुछ ऐसे मात्रकों की आवश्यकता होती है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो। अब मापन के जो मानक मात्रक है, मानक यानी जिसको सभी लोग मानते हैं, वो कौन कौन से हैं इनकी हम बात करते हैं। प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी बातों का मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग होता था।
हड़प्पा सभ्यता के लोग लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग करते थे, क्योंकि यहाँ खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने से यह प्रमाणित हो गया। कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। फिर संसार के अलग अलग भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे, और अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी अलग अलग थी। लोग एक गज कपड़ा फैली बांह के सिरे से अपनी ठोड़ी तक मापते थे, और जो रोमवासी थे वो अपने पग अथवा कदमों से लंबाई मापते थे। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुल अथवा मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। 4 अंगुल, 5 अंगुल ऐसे कहते थे। आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्पहारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में करते हुए देख सकते हैं। शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रकों के रूप में सुविधानुसार उपयोग होता रहा है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की आमापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। इसी कारण भी मापन में उलझने आई होगी। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीट्री पद्धति कहते हैं। एक समानता के लिए पूरे संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार किया। आजकल अंतर्राष्ट्रीय मात्रक यानी SI प्रणाली का उपयोग होता है। लंबाई का SI मात्रक मीटर है। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं, और 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं, जिसे मिलीमीटर कहते हैं। इस प्रकार 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। लंबी दूरियों के मापन के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है, इसलिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं, जिसे किलोमीटर कहते हैं। अब लंबाई की यथार्थ या परिशुद्ध माप। दैनिक जीवन में हम अलग अलग प्रकार की मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। दर्जी मापक फित्ते का उपयोग करता है, जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर छड़ को काम में लेते हैं। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए हमें किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए। जैसे किसी वृक्ष का गियर अथवा अपने सीने की माप के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसी मापों के लिए मापक फित्ता अधिक सुविधाजनक होता है। छोटी लंबाइयाँ जैसे पेंसिल की लंबाई मापने के लिए हम ज्यामितीय बॉक्स के 15 सेंटीमीटर के पैमाने को काम में ले सकते हैं। अब आप देखिए, ये ऊपर उसमें मीटर पैमाना दिखाया हुआ है। अब लंबाई मापते समय कुछ सावधानियां भी हमें बरतनी चाहिए। वो कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए उसकी हम बात करते हैं। पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखना चाहिए। और नंबर 2, कुछ पैमानों के सिरे टूटे हो सकते हैं। इन पैमानों के शून्यांक स्पष्ट नहीं दिख सकते। ऐसी स्थिति में पैमाने के शून्यांक से माप लेने से बचिए, और हम पैमाने का कोई अन्य पूर्णांक जैसे 1 सेंटीमीटर का काम में ले सकते हैं। तब हमें दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। जैसे एक सिरे का पाठ्यांक 1 सेंटीमीटर है और दूसरे सिरे का पाठ्यांक 14.3 सेंटीमीटर है, इसलिए वस्तु की लंबाई 14.3 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर बराबर 13.3 सेंटीमीटर होगी। अब माप लेने के लिए आँख की सही स्थिति भी बहुत ही ज़रूरी होती है। हमारी आँख जिस बिंदु की माप ली जानी है उसके ठीक सामने होनी चाहिए। स्थिति B आँख की सही स्थिति है। स्थिति A और C से पाठ्यांक अलग अलग हो सकते हैं। यानी हम जहाँ से हमें पाठ्यांक लेना है तो एकदम सीधी लाइन में उसको लेना चाहिए। ये और ये दोनों तरीके गलत होंगे। अब आपके सहपाठी की ऊंचाई पहले बालिस्तों में फिर मीटर पैमाने का उपयोग करते हुए मापते हैं कि ये प्रैक्टिकल है। अपने सहपाठी को दीवार के साथ पीठ रखकर खड़ा करने के बाद उसके सिर से ठीक ऊपर दीवार पर एक चिन्ह अंकित करते हैं। लंबाई मापने का यही तरीका है। अब फर्श से दीवार पर बने इस चिन्ह की दूरी पहले अपने बालिस्त से और फिर मीटर में मापते हैं।
अन्य सभी विद्यार्थियों से इस लंबाई को इसी प्रकार मापने के लिए कहते हैं, जिसके प्रेक्षण सारणी में लिख देते हैं। अब इसमें क्या होगा, आप देखिए, ऊंचाई किसने मापी और ऊंचाई बालिश्त में कितनी, ऊंचाई सेंटीमीटर में कितनी हुई। अब एक ही व्यक्ति को वहाँ पे खड़ा किया था, उसी की ऊंचाई जब राम ने मापी बालिश्त में तो वह आई 10 बालिश्त, सेंटीमीटर में आई 150 सेंटीमीटर। श्याम ने उसको मापा तो आई 7 बालिश्त और ऊंचाई सेंटीमीटर में आई 105 सेंटीमीटर। लक्ष्मण ने इसको नापा तो वह आई 9 बालिश्त और सेंटीमीटर में आई 135। जब मोहन ने उसको मापा तो वह 8 बालिश्त आई और सेंटीमीटर में हुई 120 सेंटीमीटर। अब विभिन्न विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त परिणामों का ध्यान से अध्ययन करने पर कॉलम 2 में परिणाम एक दूसरे से भिन्न प्राप्त होते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों के बालिश्तों की जो लंबाई थी वो एक दूसरे से अलग हो सकती है। और कॉलम 3 को देखने पर सभी परिणाम एक दूसरे से बहुत समीप थे, परंतु यह एक दूसरे के ठीक ठीक बराबर नहीं है। सभी मापें मानक पैमाने द्वारा ली गई है। यह अंतर परीक्षण लेने में होने वाली छोटी त्रुटियों के कारण हो सकता है। फिर यदि हमें किसी वक्र रेखा की लंबाई को मापना हो, वक्र रेखा का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा, वक्र रेखा की लंबाई को मापना हो तो उसके लिए विशेष तरीका काम में लेना है। हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हमें धागे का उपयोग करना पड़ेगा। मान लीजिए हमें वक्र रेखा ए बी की लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग करते हैं, तो धागे के एक सिरे पर गांठ बांधकर इस गांठ को बिंदु ए पर रखेंगे और धागे को अपनी अंगुली अथवा अंगूठे द्वारा तना हुआ रखकर इसके छोटे छोटे भाग को रेखा के अनुदिश रखते हैं। इस बिंदु पर अपने एक हाथ से धागे को थाम कर रखते हैं और अपने दूसरे हाथ से धागे के और थोड़े भाग को वक्र रेखा के अनुदिश फैलाते हैं। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए वक्र रेखा के बिंदु बी तक हम पहुंचते हैं और धागे का जो भाग बी बिंदु पर है वहाँ एक चिन्ह अंकित करते हैं। अब इस धागे को मीटर पैमाने के अनुदिश फैलाते हैं और धागे के आरंभ में बंधी गांठ और इस पर बने अंतिम चिन्ह के बीच की लंबाई को मापते हैं। यह माप वक्र रेखा ए बी की लंबाई होगी। अब देखिए चित्र के माध्यम से कि हमें वक्र रेखा की लंबाई को हमें मापना है। अब वक्र रेखा की लंबाई ये है, ये ए इसका बिंदु है और ये बी बिंदु है, यानी ये इस प्रकार की रेखा है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। अब हमने धागे को यहाँ से लिया, धागे को हमने ए बिंदु के ऊपर इसको रखा, एक वहाँ गांठ लगा दी और फिर धागे को यहाँ पर ऐसे ऐसे इस वक्र रेखा के अनुदिश हम अपने हाथ से दबाकर इसको आगे चलाते रहेंगे और जब धागा यहाँ बी बिंदु पर आएगा तो उस धागे पर हम एक निशान लगा देंगे और फिर धागे को पूरा लंबा खोल लेंगे और उसको हम पैमाने से माप लेंगे, मीटर में, सेंटीमीटर में या जिसमें भी मापना है हम दूरी के आधार पर इसको माप कर लेंगे। अब हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं, देखिए हम अपने आसपास स्कूल का बस्ता, मच्छर, कुर्सियों पर बैठे व्यक्ति, इधर उधर जाते लोग आदि को देखते हैं। इसके अलावा तितलियाँ, कुत्ते, गाय, हमारा हाथ, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, चलती रेलगाड़ी, सिलाई मशीन, दीवार घड़ी, घड़ी की सुइयाँ भी हो सकती है। गतिशील वस्तुएं लगातार अपनी स्थिति में परिवर्तन करती रहती है। वह वस्तु जो अपने आसपास उपस्थित अन्य स्थिर वस्तुओं के सापेक्ष स्थिर रहती है वह वस्तु की विराम अवस्था कहलाती है। यानी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, किसके सापेक्ष है? अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष। यदि कोई वस्तु अपने आसपास स्थित अन्य स्थिर वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह वस्तु गतिशील कहलाएगी। अब देखिए विराम में वस्तु और गतिशील वस्तु एक उदाहरण के द्वारा हमें समझ में आएगा। अब घर, यह विराम में वस्तु है, तो गतिशील वस्तु क्या है? एक उड़ती हुई चिड़िया। मेज विराम में है, एक जगह पड़ी हुई है। और गतिशील वस्तु क्या है? घड़ी में सेकंड की सुई जो कि टिक टिक करती हुई गोल चक्कर से घूमती रहती है। अब विराम में वस्तु क्या है? घड़ी वहीं पड़ी है। और गतिशील वस्तु क्या है? गतिशील गाड़ी।
अब गति के प्रकार। गति का पहला प्रकार है सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा में गति करती है तो इस प्रकार गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति, किसी गिरते पत्थर की गति। अभी देखिए गाड़ियाँ बिल्कुल सीधी सीधी चल रही है और ये जो परेड में आगे जो सैनिक चल रहे हैं वो भी एकदम सीधे सीधे ऐसे आगे चल रहे हैं। तो इस प्रकार की जो गति होती है वो सरल रेखीय गति कहलाती है। और तीसरा उदाहरण है 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हैं, यानी बिल्कुल जो सीधा दौड़ता है उसको कहेंगे सरल गति। दूसरी है वृत्तुल गति। वृत्त के अनुसार जो गति होती है गोल गोल उसको कहते हैं वृत्तुल गति। अब इसका एक प्रैक्टिकल क्रियाकलाप है, एक पत्थर से धागा बांधकर उसे अपने हाथ से तेजी से घुमाते हैं। पत्थर वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है, यानी यहाँ पे हमने एक धागा है, ये यहाँ हमने एक पत्थर बांध रखा है। जब घुमाएंगे तो ये गोल 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 ऐसे 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 वृत्त में गति करेगा, इस प्रकार से ऐसे। तो इस प्रकार की जो गति होगी वह वर्तुल गति होती है। पत्थर वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करता है। इस गति में पत्थर की हमारे हाथ से दूरी समान बनी रहती है और इस प्रकार की गति को कहते हैं वृत्तुल गति। अब इसका एक दूसरा उदाहरण है, वृत्तुल गति हुई कुछ करती हुई कुछ वस्तुएं हमें दिखाई दे रही है। जैसे ये पंखा है तो पंखे की ये गति भी वृत्तुल गति है, और यहाँ ये हवा की गति बताने वाला है, इसकी भी वृत्तुल गति है। और यहाँ पे ये रहट का चित्र है तो ये पानी यहाँ से निकलता है, इसकी भी ये जो डिब्बे इसके लगे हुए हैं इसकी भी वृत्तुल गति हो रही है। अब वृत्तुल गति करती हुई कुछ वस्तुएं, उदाहरण जैसे बिजली के पंखे की जो पंखुड़ियाँ हैं उस पर अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति। बिजली का पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करती, लेकिन पंखे की पंखुड़ियाँ घूर्णन करती है तथा ऐसा ही घड़ी की सुई भी करती है। यदि हम पंखे की पंखुड़ियाँ यह घड़ी की सुइयों पर किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दें तो घूर्णन करते समय भी पंखे अथवा घड़ी के केंद्र से इस चिन्ह की दूरी समान रहती है। फिर एक और प्रकार की गति है, वो है आवर्ती गति। यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। जैसे डोरी से बंधे हुए पत्थर को हम लेते हैं, डोरी को अपने हाथ से थाम लेते हैं और पत्थर को डोरी से लटका देते हैं। दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचकर उसे स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ देते हैं। ये आवर्त गति दर्शाता है, यानी जो डोरी से बंधा हुआ पत्थर एक बार आगे जाएगा, फिर वापस पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, तो इस प्रकार से बार बार उसका दोहरान होता रहता है, तो उसको आवर्त गति कहते हैं। दूसरा इसका उदाहरण है वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति, बजते समय ढोलों अथवा तबलों की झिल्ली की गति। अब देखिए इसमें ये झूले की गति दिखाई हुई है। अब झूला एक बार यहाँ आ गया, फिर वापस पीछे चला जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर वापस पीछे चला जाएगा, तो ये इसका दोहरान होता रहता है। ऐसे ही यहाँ पे ये मंदिर का घंटा है, ये घड़ी है, सितार है और ये तबला है, इन सब की गति इसी प्रकार की गति होती है। और इसके उदाहरण देखते हैं। सिलाई की मशीन अपनी अवस्थिति पर रहती है जबकि उसका पहिया वृत्तुल गति में होता है। इसमें एक सुई भी होती है जो जब तक पहिया घूर्णन करता है तब तक निरंतर ऊपर नीचे गति करती रहती है। यह सुई आवर्त गति करती रहती है। फिर फर्श पर लुढ़कती हुई जो गेंद है वो लुढ़कते समय घूर्णन करते हुए आगे की ओर गति करती है। इस प्रकार गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। फिर समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं और स्थिति में होने वाले परिवर्तन को हम दूरी मापन के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी अथवा तेज गति कर रही है। उदाहरण घोंघे का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी का प्रवाहित होना, वायुयान का वायु में ऊंचाइयों पर उड़ना, पृथ्वी के ये वायुयान का
ऊंचाई पे उड़ना, पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण, ये इस प्रकार से अलग अलग गतियों के उदाहरण हैं। अब इस पाठ में हम जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं उनकी हम बात करते हैं। चलिए, इसका पहला जो प्रश्न है वह है, वायु, जल तथा जल का उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों में प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। तो देखिए, इसमें थल या भूमि के उदाहरण है रेलगाड़ी और बस, जल वाले हैं जलयान और नाव, और वायु के हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर। प्रश्न नंबर 2 है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, रिक्त स्थान की पूर्ति है, हम इसमें सीधा ही कर देते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं। झूले पर किसी बच्चे की गति आवर्ती गति होती है, और किसी सिलाई मशीन की सुई की गति भी आवर्ती गति होती है। किसी साइकिल के पहिए की गति घूर्णन और सरल रेखीय गति का संयोजन होता है। पहिया तो घूर्णन गति करता है और पूरी साइकिल है वो सीधी गति करती है, तो वो एक सरल रेखीय गति का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 3, पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता? इसका उत्तर होगा, पग अथवा कदम का माप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है, और उन्हें मात्रक मानने पर एक ही वस्तु की लंबाई अलग अलग व्यक्ति द्वारा मापे जाने पर अलग अलग आएगी। इसलिए इसका उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति की पैर लंबे हैं तो फिर उसकी लंबाई वो कम में मात्रक में माप लेगा, और किसी पैर छोटे हैं तो फिर वो ज़्यादा मात्रक में मापेगा, इसलिए ठीक नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिमाणों में आप व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे पहले जो छोटी इकाई है उसको, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार से। तो देखिए, इसको हम जब करते हैं तो सबसे पहले तो आएगा मिलीमीटर, ये सबसे छोटा होता है, फिर उससे बड़ा होता है सेंटीमीटर, फिर उससे बड़ा मीटर होता है, फिर उससे बड़ा होता है किलोमीटर। तो ये एक एक इकाई दी हुई है, तो 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर और 1 मिलीमीटर। इसको हम व्यवस्थित करेंगे तो 1 मिलीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर और अंत में 1 किलोमीटर आएगा। प्रश्न नंबर 5 है, किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। देखिए, व्यक्ति की लंबाई दे रखी है 1.65 मीटर। अब सेंटीमीटर में लंबाई जब हम बनाएंगे तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, अतः 1.65 मीटर में सेंटीमीटर बनाने के लिए उसको 100 से गुणा कर देंगे, तो ये 165 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर मिलीमीटर में ऊंचाई मापेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, और 165 सेंटीमीटर के मिलीमीटर बनाएंगे तो इसको 10 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1650 मिलीमीटर। प्रश्न नंबर 6 देखिए, राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है, इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। देखिए, दूरी मीटर में है, इसके किलोमीटर में इसको बनाना है, तो दूरी है 3250 मीटर, हमें ज्ञात करना है किलोमीटर में दूरी, और हम जानते हैं कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, अतः 3250 मीटर बराबर 3250 बटे 1000 किलोमीटर, तो ये भाग देने पे आएगा 3.250 किलोमीटर, इसका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं हम, किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर यदि इसके एक सिरे का पाठ्यांक 3 सेंटीमीटर है और दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर, तो सिलाई की लंबाई कितनी होगी? देखिए, दिया हुआ क्या है, प्रारंभिक सिरे का पाठ्यांक 3 सेंटीमीटर, अंतिम सिरे का 33.1 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि वस्तु की वास्तविक लंबाई होती है अंतिम सिरे का पाठ्यांक माइनस प्रारंभिक सिरे का पाठ्यांक। अब अंतिम सिरे का पाठ्यांक है 33.1 और प्रारंभिक पाठ्यांक है 3 सेंटीमीटर, तो इसमें से घट जाएगा तो उसकी लंबाई आ जाएगी 30.1 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 8 देखिए, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए। अब चलती हुई साइकिल और चलते हुए पंखे की गति, समानताएं क्या है, दोनों ही एक स्थिर अक्ष पर घूर्णन गति करते हैं, और असमानताएं क्या है,
साइकिल का पहिया सरल रेखीय गति भी करता है, लेकिन जबकि पंखा ऐसी गति नहीं करता है। प्रश्न नंबर 9, आप दूरी मापने के लिए किसी प्रत्यास्थ मापक फीते का उपयोग क्यों नहीं करते? यदि आप किसी दूरी को प्रत्यास्थ फीते से मापें तो उसके माप को किसी अन्य को बताने में आपको जो समस्या आएगी उसमें से कुछ समस्याएं लिखिए। प्रत्यास्थ मापक फीते की लंबाई खिंचाव बल बदलने से बदल जाती है। प्रत्यास्थ का मतलब जो खींचने से थोड़ा लंबा हो जाता है उसको कहेंगे प्रत्यास्थ। इसलिए यह दूरी की यथार्थ माप नहीं बताएगा, इसलिए दूरी मापने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। यदि हम कोई दूरी प्रत्यास्थ फीते से मापते हैं तो यह वास्तविक दूरी से अधिक होगी, लेकिन कितना अधिक होगा यह भी ठीक प्रकार से बता नहीं सकते, क्योंकि यह बदलाव खिंचाव बल पर निर्भर करता है जिसकी माप हर बार बदल जाती है। अगला प्रश्न है, आवर्त गति के 2 उदाहरण लिखिए। तो आवर्त गति का उदाहरण है ढोल के पृष्ठ की गति, और दूसरा इसका उदाहरण हो सकता है सितार की डोरियों की गति, और एक इस और भी हो सकता है इसमें सिलाई मशीन की सुई की गति। तो आवर्त गति के 2 उदाहरण देंगे, पहला ढोल के पृष्ठ की गति, दूसरा सिलाई मशीन की सुई की गति। एक उदाहरण और भी दे सकते हैं सितार की डोरियों की गति। तो इस प्रकार से एक बहुत ही मज़ेदार और शानदार पाठ आज आपने पढ़ा। गति और दूरियों का मापन एकदम व्यवहारिक पाठ था। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस पाठ को पढ़ने में बहुत ही आनंद आया होगा, और आनंद के साथ में आपने इस पाठ को सीखा होगा। फिर भी कोई समस्या हो तो हमेशा की तरह आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखकर मुझे बताइए, और हमेशा की तरह ही मैं उस समस्या को दूर करने के लिए तत्पर रहूँगा। और एक बात का और आपको ध्यान रखना है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।